हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक प्रयास कोचिंग पर। तो मैं समझता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए एक पार्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो जिस भी एग्ज़ाम को आप देने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर स्टैटिक जीके का पार्ट एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वहाँ पे स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और स्टैटिक जीके के अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके है क्या, स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा फैक्ट जो कभी चेंज ना हो। स्टैटिक का मतलब है फिक्स्ड, कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा फैक्ट जो कभी चेंज ना हो। और जीके का मतलब होता है किसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो कोई ऐसा फैक्ट या ऐसी कंडीशन जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करना ही हम लोग किस में करते हैं, स्टैटिक जीके में। तो अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक जीके, तो किसी फैक्ट या कंडीशन के बारे में जो कभी चेंज ना हो, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना क्या है, आपका स्टैटिक जीके है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, किसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक जीके की, तो इसका जो हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे कला और संस्कृति के बारे में। और अगर हम यहाँ पे देखें, आगे की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उनके बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे मेन डेज। जैसे कि आप लोगों से पूछा था कैंसर डे कब आपका मनाया जाता है, इंटरनेशनल या नेशनल, ऐसे आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो वो सब है ना। और हम लोग पढ़ेंगे जो आपके इन्वेंशंस और इन्वेटर्स हैं, कोई आविष्कार और आविष्कारक हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। और यहाँ का जो हमारा सिलेबस रहेगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट्स, जो यातायात है, यातायात कितने टाइप का होता है, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे छोटा रेल मार्ग, है ना। ये तो फिक्स है ना, तो फिक्स्ड चीजें ही हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ किसके बारे में, मेजर साइट्स के बारे में, मुख्य स्थलों के बारे में, है ना। जो हमारी मेजर साइट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे। और हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे अवार्ड्स के बारे में, जो पुरस्कार हैं, ग्रेमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, है ना, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे लेक्स, झीलों के बारे में, क्योंकि भैया झील कौन सी बड़ी झील है, कौन सबसे छोटी झील है, ये चीजें आपकी फिक्स्ड हैं, तो इनको भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके में ट्रिक के साथ। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे स्टडीज के बारे में, किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होगे तो मेरे भाई आपके एग्जाम में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि भाई जो आपका जिस कीटों का पालन है, कीटों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टडीज के बारे में, अध्ययनों के बारे में, और वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक क्योंकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी याद करने में। हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि भाई बैडमिंटन से संबंधित प्लेयर कौन है ना। आपसे पूछेगा कि भाई कुश्ती से संबंधित प्लेयर कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। और आपके खेलों के मैदानों की लंबाई, चौड़ाई और गेंद का भार, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न टाइप की जो आपकी बुक्स हैं और उनके ऑथर्स, है ना। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर देखा हो, आप एग्जाम देकर आए हो, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं और उनके जो ऑथर्स हैं, वहां से भी आपका क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ किसके बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में, भारत के जो झरने हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन पासेस, जो आपके पर्वत के दर्रे हैं उनके बारे में ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ सारे माउंटेन पासेस आपको मैं याद कराऊंगा। और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इंडियाज फर्स्ट पर्सन।
अगर आपको याद हो, आपको पता हो, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है पहले मुख्यमंत्री, पहली ऐसे है ना बहुत सारे क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पहले मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, है ना, पहले आपका IAS, IPS, ये सब सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार से अगला पॉइंट जो होगा, हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जो अलग अलग जनजातियां हैं उनके बारे में। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस जानना जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और भी चीजें इसमें होंगी, लेकिन ये मेन चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं अपने स्टैटिक जीके की, हम लोग शुरुआत करेंगे आर्ट एंड कल्चर। हम बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। तो कला और संस्कृति की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारा ये जो प्यारा भारत देश है, हमारे भारत देश की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि यहाँ पे ना अनेकताओं में एकता है, अनेकताओं में एकता। अगर हम प्यारे भारत देश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम सब क्या है, एक है। अलग अलग प्रकार की जातियां, जनजातियां, धर्म, है ना, और कलाओं में भी अलग अलग क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अलग अलग कालों में हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं सामने आई हैं, है ना। उन कलाओं में चित्रकला हो सकती है ना, वास्तुकला हो सकती है, आपका यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रेसेस में अलग अलग प्रकार की आपकी आर्ट हो सकती है, अलग अलग कल्चर में हमारी ड्रेसेस होती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। तो भारत के जो कल्चर है, जो भारत की जो आर्ट है, उसको तो हम सबसे पहले जाने, है ना। तो ये अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, कला और संस्कृति की, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भाई, आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि भाई इनमें से बताइए कौन शहनाई वादक है ना, कौन आपसे पूछेगा कि कौन एक क्लैरिनेट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, शहनाई वादक कौन है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तबला वादक के रूप में पूछा जा सकता है। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में। उसके बाद दूसरा हमारा आता है क्लासिक डांस एंड आर्टिस्ट। हमारे 8 क्लासिकल डांस होते हैं, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, इस प्रकार से। तो 8 हमारे क्लासिकल डांस होते हैं। तो क्लासिकल डांस की अगर हम बात करते हैं, क्लासिकल डांस के डांसर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, उनके आर्टिस्ट पूछे जाते हैं, और उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। हम बात करेंगे पेंटिंग के बारे में, अलग अलग प्रकार की मधुबनी, इस प्रकार से आपने पेंटिंग सुनी होगी। तो पेंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ड्रेसेस के बारे में। अलग अलग स्टेट, अलग अलग जनजातियों की अलग अलग प्रकार की ड्रेसें होती हैं, अलग अलग त्योहार के समय अलग अलग प्रकार की ड्रेसें देखने को मिलती हैं। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स और फेयर, हमारे जो राज्य हैं उनमें अलग अलग प्रकार के त्योहार, उनमें अलग अलग प्रकार के मेले, कौन सा मेला कहाँ पर कब लगता है, किस समय लगता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हम फोक डांसेस, एक तो होता है क्लासिकल डांस, एक होता है फोक डांस। तो फोक डांसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक डांसेस हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ इंडियन ड्रेसेस, ये 2 बार आ चुका है शायद, हाँ 2 बार हो गया ये। और एक हम लोग पढ़ेंगे इंडियन टेम्पल्स, भारतीय जो मंदिर हैं उनके बारे में। और हम लोग जो कुछ मकबरे, है ना, जो कुछ मकबरे हैं उनके बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहां से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो अगर मैं बात करता हूं हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो एक हमारे ऋषि थे जिनका नाम था भरत मुनि। और भरत मुनि साहब ने एक बड़ी सुंदर सी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में आप लोग पढ़ेंगे वहां पे क्लासिकल डांसेस के बारे में, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। और वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो भरत मुनि जी हैं उन्होंने हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे ये जो संगीत के जो आपके यंत्र हैं, इनको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है,
4 पार्ट्स में उन्होंने इसको डिवाइड किया, 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनको हम उनमें हवा देकर उनको बजाते हैं, कुछ तारों के द्वारा बजाए जाते हैं, कुछ उनके ऊपर हम लोग हाथ इस प्रकार से डालते तब वो बजते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे, यहां आप देख रहे होंगे पहला है तत्वाद्य। पहला कौन सा है हमारा? पहला है तत्वाद्य। एक मिनट, पहला है हमारा तत्वाद्य। तत्वाद्य का मतलब यह है जहां पे आप तारों के द्वारा, किसके द्वारा? तारों के द्वारा आप लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो। किसके द्वारा? जहां पे स्ट्रिंग्स होती हैं, जहां पे तारे होती हैं, तारों के द्वारा जहां पे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हो उन्हें हम कहते हैं तत्वाद्य। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तत्वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं? तत्वाद्य यंत्र। जैसे कि आप लोग सितार की बात करते हो, वीणा की बात करते हो, वायलिन की बात करते हो, सारंगी की बात करते हो, और आप बात करते हो किसकी? संतूर की। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे तत्वाद्य में। तत्वाद्य मतलब तार वाले, स्ट्रिंग वाले, है ना। टंग 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 आप जो बजाते हो, है ना। तो जो तार वाले होते हैं उनको हम किस में रखते हैं? तत्वाद्य में। ये किसने रखा है? हमने नहीं, ये रखा है भरत मुनि जी ने। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। सुशिर वाद्य मतलब जहां पे हम फूंक मार रहे होते हैं, बंसी बजा रहे होते हैं, सहनाई बजा रहे होते हैं। तो बांसुरी मतलब बंसी, सहनाई, पुंगी, जहां पे हवा मार के, हवा देकर इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य। क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य। उसी प्रकार से अगला आता है हमारा अवनद वाद्य। क्या आता है? अवनद वाद्य, जिसमें हम लोग ऊपर से हाथ मारकर, है ना, उसको ऊपर से प्रेशर डालकर बजाते हैं। तो जिसमें आपका आता है तबला, फोर्स लगाकर बजाते हैं, तबला, ढोल, है ना, आपका यहाँ पे आ जाता है डमरू, आपका यहाँ पे आ जाता है आपका ढोलक, इसमें आता है मृदंग। मृदंग आपका ढोलक की तरह ही होता है। तो ये सब चीजें आती हैं किसमें? आपकी अवनद वाद्य में। किसमें आती हैं? अवनद वाद्य में। उसके बाद आता है आपका घन वाद्य। घन वाद्य जो मतलब सॉलिड होता है, एकदम ठोस होता है। तो घन वाद्य में क्या आता है? जैसे आपने घंटी देखी होगी, घंटी देखी है ना, घंटी सॉलिड है, उसमें वो चीजें आपकी लगती रहती हैं, तभी तो घंटी बजती है। घड़ा, घड़ा आप लोगों ने देखा होगा, घड़ा बजाते हो ना आप लोग, घड़ा। तो घड़ा कैसे बजता है? जब एक सॉलिड पर आप लोग कुछ एक मतलब उस पर को पीटते हो, पीटते हो मतलब उस पर कोई फोर्स लगा रहे होते हो, तब साउंड प्रोड्यूस होती है, तब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो किस में आते हैं? आपके घन वाद्य में। वो किस में आ रहे हैं? घन वाद्य में। घड़ा, जिसको हम कहते हैं घटम, घड़ा, मंजीरा, घुंघरू, ये सब किस में आते हैं? आपके घन वाद्य में। तो हमारे 4 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसने दिए हैं? भरत मुनि जी ने दिए हैं। तो वो कौन से हैं हमारे? तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। तो ये 4 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर, एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो मैं समझता हूं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है तबला। तो ये चलिए भाई हम बात करते हैं सबसे पहले तबले के बारे में। अगर मैं बात करूं तबले की, तो तबला तो सभी ने देखा होगा, है ना। लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर जो आपका फ्लैश मांस होता है ना, उसको सुखाकर, चमड़े को सुखाकर उसके ऊपर बांध दिया जाता है ना। तबले का इतिहास जो है बहुत पुराना है। तबले का इतिहास माना जो जाता है कि तबले की जो खोज की है, तबले का खोज नहीं, सॉरी, तबले का जो आविष्कार किया है, खोज तो अलग चीज होगी, तबले का जो आविष्कार किया है माना जाता है वो करने वाले हैं अमीर खुसरो साहब। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं अपने इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे हम बलबन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी
अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो साहब को माना जाता है जो तबला है, तबला का आविष्कारक, जो इन्वेंटर माना जाता है तबले का, वो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो जी को माना जाता है। लेकिन इतिहास में कई चीज़ें ऐसी, कई जगह ऐसी भी चीज़ें मिली हैं। हम संगम काल का एक महाकाव्य है शिल्पादिकारम, तो संगम काल का जो शिल्पादिकारम महाकाव्य है उसमें भी कहीं ना कहीं तबले जैसी संरचना का वर्णन तो हुआ है, लेकिन तबले जैसे शब्द का कहीं भी वहां पे यूज नहीं हुआ है। तो माना यह जाता है कि भाई तबला जो है पुराने समय में यूज होता था, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तबले का जो आविष्कार माना जाता है वो एक्चुअल से वो माना जाता है अमीर खुसरो के द्वारा। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि बताइए कि तबले का आविष्कार किसने किया है, तो आप जो बताएंगे वो किसका नाम बताएंगे? अमीर खुसरो जी का नाम बताएंगे कि तबले का जो आविष्कार किया है वो किया है किसने? अमीर खुसरो जी ने। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो को कहा जाता है भारतीय तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। और ये दरबारी कवि थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी बलबन। तो दिल्ली सल्तनत के जो वहाँ पे शासक थे उनके दरबारी कवि के रूप में इन्होंने कार्य किया है। किसने? अमीर खुसरो ने। तो तबला का आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। तो अगर मैं तबले की बात करता हूँ तो तबले के विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे वादक यहाँ पे जाने जाते हैं, लेकिन उसके वादकों को मैं याद रखूं इसके लिए मेरे पास होनी चाहिए एक ट्रिक कि मैं सर सभी जो वादक हैं मैं उनको याद रख सकूं। तो इसके लिए एक बेसिक सी हम लोग ट्रिक याद रखेंगे तबले वादक के रूप में। ट्रिक क्या होगी हमारी? अब तनिक पंडित जी लगे। ये तो हम याद रख सकते हैं कि भैया किसी ने तिलक लगा लिया और भैया बैठ गए वहां पर तबले पर, तो कहे कि अब क्या लगे? अब तनिक पंडित जी लगे। याद रखेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, अब तनिक पंडित जी लगे। ये ट्रिक है किसकी? तबला वादक की। मेरे साथ दोहराएंगे, अब तनिक पंडित जी लगे। ये ट्रिक है किसकी? तबला वादक की। तो यहां पर सबसे पहला आपका आता है नाम अल्लाह रखा खां का। तबले की अगर मैं बात करता हूं तो ये परिवार अल्लाह रखा खां का परिवार जाना ही तबले के लिए जाता है। अल्लाह रखा खां के बड़े बेटे थे जाकिर हुसैन साहब, वो भी प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो अल्लाह रखा खां और उनके बड़े बेटे जाकिर हुसैन साहब, और वो इंसान हैं जिनको सबसे कम उम्र में भारत में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अल्लाह रखा खां। फिर आपका आया बै से बनेगा विक्रम घोष। क्या बनेगा? बै से विक्रम घोष। ऐसे अल्लाह रखा खां, बै से बनेगा विक्रम घोष। उसके बाद आया तय से क्या बनेगा? तन्मय बोस। क्या बनेगा? तन्मय बोस। फिर आपका आया कैसे क्या बनेगा? किशन महाराज। क्या बनेगा? किशन महाराज। फिर क्या आया? पंडित से बनेगा पंडित आनंद गोपाल। पंडित से क्या बनेगा? पंडित आनंद गोपाल। मेरे साथ दोहराएंगे, पंडित से क्या बनेगा? पंडित आनंद गोपाल। फिर आया जी से हमने बना दिया जाकिर हुसैन। जी से क्या बना दिया? जाकिर हुसैन। जी से क्या बनाया? जाकिर हुसैन। और फिर आया ले से मैंने बनाया लतीफ अहमद खां। क्या बनाया मैंने? लतीफ अहमद खां। तो ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जो जाने जाते हैं किसके लिए? तबला वादक के रूप में, तबला प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? तबला प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे गै और रह गया, गुदई महाराज और रह गए हैं। गै से आएगा गुदई महाराज। ठीक है, तो ये सब नाम हैं जो तबला वादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ट्रिक दोहराएंगे मेरे साथ एक बार, सभी लोग दोहराएंगे। अब तनिक पंडित जी लगे। क्या लगे? अब तनिक पंडित जी लगे। तो कौन कौन आते हैं? ए से बनेगा अल्लाह रखा खां, बै से बनेगा विक्रम घोष, तय से क्या बनेगा? तन्मय बोस, कैसे बनेगा? किशन महाराज, पंडित से बनेगा पंडित आनंद गोपाल, जैसे बनेगा जाकिर हुसैन, लै से बनेगा लतीफ अहमद खां, गै से बनेगा गुदई महाराज। ये सब हमारे तबला प्लेयर्स हैं। ये सब क्या है? हमारे तबला प्लेयर्स हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? अल्लाह रखा खां और उनके बड़े बेटे जाकिर हुसैन साहब। और याद रखेंगे, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले इंसान का नाम कौन है? जाकिर हुसैन। हमारे भारत देश में सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो इंसान हैं वो कौन है? जाकिर हुसैन।
पद्मश्री के साथ साथ इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री और पद्म भूषण इनको मिला है और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तबला के बारे में, तबला की खोज, तबला का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड तबला? तो तबले का जो आविष्कार किया था वो माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। लेकिन अमीर खुसरो के बाद जो जाना जाता है वो अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन साहब को जाना जाता है। किसको? अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन साहब को जाना जाता है तबले के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अगली ट्रिक क्या है हमारी? प्रसिद्ध सितार वादक की। किसकी? प्रसिद्ध सितार वादक की। अगर मैं सितार की बात करता हूं ना, अगर मैं बात करता हूं किसकी? सितार की, तो जो सितार है हमारा प्राचीन काल से ही, हम देवी देवताओं के समय से अगर हम बात करें तो हमारे देवी देवताओं में हमारी ज्ञान की, संगीत की जो देवी हैं सरस्वती जी, उनके आप देखेंगे तो उनके पास वीणा है, वीणा। ऐसे ही जो आपका ईरान है, ईरान में एक आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था जिसका नाम था आपका तंबूरा। क्या नाम था? तंबूरा। तो तंबूरा और वीणा, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिश्रण माना जाता है किसको? आपका सितार को। तो आप लोगों से पूछा जाए कि भाई जो आपका सितार है वो किस किस का मिक्सचर माना जाता है, तो वो माना जाता है वीणा व तंबूरा का। तंबूरा जो ईरान का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और वीणा हमारे देश का पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो तंबूरा और सितार का मिश्रण माना जाता है किसको? सितार को। अगर मैं सितार की बात करता हूं तो सितार का आविष्कार करने वाले इंसान का नाम भी अमीर खुसरो ही है। अगर ये कहा जाए कि बताइए सितार का आविष्कार किसने किया है, तो उस इंसान का नाम भी क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही हैं जिन्होंने आविष्कार किया है किसका? आपका सितार का। और अमीर खुसरो साहब को कहा जाता है इंडियन पैरट, इंडियन पैरट, भारतीय तोता कहा जाता है। तो सितार वादकों की अगर मैं ट्रिक की बात करता हूं तो इसकी हम ट्रिक क्या करेंगे? पंडित उमा शंकर, मेरे साथ दोहराएंगे सभी लोग, याद करेंगे। पंडित उमा शंकर सितार बजाने विलायत शनिवार पहुंचे। भैया पंडित उमा शंकर हैं, सितार बजाने विलायत जा रहे हैं, और वो विलायत कब पहुंचे? शनिवार पहुंचे। तो पंडित उमा शंकर सितार बजाने विलायत, विलायत मतलब विदेश, कब पहुंचे? शनिवार पहुंचे। पंडित उमा शंकर सितार बजाने विलायत कब पहुंचे? शनिवार पहुंचे। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नाम आते हैं। तो सबसे पहले आता है पंडित रविशंकर प्रसाद जी का नाम। ये वो नाम है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर वो इंसान है जिनको भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, ये भी मिला है 2001 में। इसके साथ साथ पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया हुआ है, और साथ में पद्म विभूषण 1967 में इनको मिला था पद्म भूषण, फिर 1981 में इनको मिला था पद्म विभूषण, और 2001 में इनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देता हूं, कभी भी आपसे ईयर नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर प्रसाद जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो उनमें आता है भारत रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सितार वादकों की, तो इसमें आता है उमा शंकर का। तो पंडित उमा शंकर, तो पंडित मतलब पंडित रविशंकर, उसके बाद कौन आते हैं? उमा शंकर। उसके बाद आते हैं सितार बजाने, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या आया? विलायत, तो मतलब विलायत खां। कौन आएगा? विलायत खां। फिर आया शह से मैंने बोला शाहिद परवेज। क्या? शाहिद परवेज, मेरे साथ दोहराएंगे। शह से क्या बनेगा? शाहिद परवेज। उसके बाद आया निकी से क्या बनेगा? निखिल बनर्जी। क्या बनेगा? निखिल बनर्जी। निखिल से क्या, नी से क्या बनेगा? निखिल बनर्जी। उसके बाद इसी मैंने वैसे बना दिया मैंने बंदे हसन। क्या बनाया मैंने? बंदे हसन। क्या बनाया? बंदे हसन। और आपका यहां से आया
और रै से बन जाएगा हमारा राजीव जनार्दन। क्या बन जाएगा? राजीव जनार्दन। तो ये सब वो इंसान हैं जो जाने जाते हैं सितार वादक के रूप में। तो मेरे साथ एक बार आप लोग सब लोग दोहराएंगे। क्या दोहराएंगे? सितार की खोज किसने की? सर अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। सर सितार किसका मिक्सचर माना जाता है? तो भारतीय बीड़ा और ईरानी तंबूरा, इन दोनों का मिश्रण माना जाता है। किसको? आपका सितार को। और हम सितार की बात करें तो इसमें टोटल आपकी स्ट्रिंग्स कितनी होती हैं, इसमें तारे कितनी होती हैं? देखो इसमें मेनली जो इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं वो 7 होती हैं, लेकिन वो कभी कभी आपकी 18 से 21 भी हो सकती हैं। लेकिन मेन जो इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, जो मुख्य तारे होती हैं, वो कितनी होती हैं? इसमें 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। क्लियर है? अब यहां पे हम एक बात ट्रिक दोहरा लेते हैं। ट्रिक क्या है? पंडित उमा शंकर महाराज, ठीक है, पंडित उमा शंकर सितार बजाने विलायत शनिवार पहुंचे। ठीक है जी। तो पंडित मतलब पंडित रविशंकर, उमाशंकर, उमाशंकर आ गया, सितार को और बजाने को छोड़ दीजिए। विलायत से बनेगा विलायत खां, और फिर सै से बनेगा शाहिद परवेज। क्या बनेगा? शाहिद परवेज। फिर नी से बनेगा निखिल बनर्जी, और बै से बनेगा बंदे हसन, और फिर आया रै, और रै से बनेगा राजीव जनार्दन। तो ये सब नाम हैं जो जाने जाते हैं किसके लिए? ये जाने जाते हैं सितार वादक के रूप में। आगे की ओर चलते हैं, और आगे हैं हमारे प्रसिद्ध बांसुरी वादक। अगर मैं बांसुरी की बात करता हूं तो बांसुरी सबसे पहले अगर हम दिमाग में आती है तो बांसुरी का नाम आता है श्री कृष्ण भगवान जी का। बांसुरी को हम लोग जानते हैं कृष्ण भगवान के लिए। अच्छा, कृष्ण भगवान ने रास लीलाएं की हैं, बांसुरी का वहां पे बहुत ज्यादा रोल रहा है। तो बांसुरी का नाम आते ही ना हमारे दिमाग में आते हैं श्री कृष्ण भगवान। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के बाद बांसुरी का जो इतिहास है वो खोसा गया था एकदम। बांसुरी को जान ही नहीं रहा था कोई लोग। उसके बाद आते हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी, और हरि प्रसाद चौरसिया वो हैं जो जाने जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाद जो बांसुरी को जीवित किए हैं, जिन्होंने बांसुरी को मतलब बांसुरी को बजाया तो है और उसको प्रसिद्ध भी किया है। तो हरि प्रसाद चौरसिया जी को बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी को। तो यहाँ से आपका हम ट्रिक लिखेंगे। क्या ट्रिक है हमारी? हर पन्ने पर वीर राजेंद्र। अच्छा, बांसुरी की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें ऐसी अगर आपसे अगर बांसुरी आप देखोगे तो बांसुरी में आपके छेद होते हैं ना, आप देखोगे तो बांसुरी में आपके क्या होते हैं? होल होते हैं, छेद होते हैं। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बांसुरी में कितने छेद होते हैं? तो आप बताओगे सर 6। किसी किसी में 7 हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कितने छेद होते हैं? 6 होते हैं। कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं एक बांसुरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। और बांसुरी किसकी बनी होती है? तो बांसुरी बनी होती है आपकी, जो आपका बांस होता है, बांस, बांसुरी, बांस, बांसुरी, जो आपका बैम्बो होता है, बांस होता है, उसकी बनी होती है बांसुरी। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है इसकी ट्रिक। हर पन्ने पर नाम है इसका वीर राजेंद्र का, अपना नाम नहीं, हर पन्ने पर है वीर राजेंद्र। तो सबसे पहले आपका यहां से बनेगा हरि प्रसाद चौरसिया जी। तो मैंने वैसे बताया है हरि प्रसाद चौरसिया जी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये दोनों पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पे हम याद रखेंगे पन्ना लाल घोष जी का नाम। किसका नाम? पन्ना लाल घोष। हर से बना दिया हरि प्रसाद चौरसिया जी, पन्ने से बना दिया पन्ना लाल घोष। फिर आया वीर, वीर में मैंने बी से लिया, बी से बना बी कुंज मणि। क्या बना? बी कुंज मणि। उसके बाद रै से बना दिया मैंने राजेंद्र प्रसन्ना, और दूसरे रै से बना दिया मैंने राजेंद्र कुलकर्णी। तो ये सब नाम हैं जो जाने जाते हैं किसके लिए? बांसुरी के लिए। तो मेरे साथ दोहराएंगे, हर पन्ने पर नाम लिखा है आपका, नहीं, वीर राजेंद्र का। हर पन्ने पर वीर राजेंद्र। हर से बनेंगे हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ने से बनेगा पन्ना लाल घोष, फिर आपका वी से बनेगा वी कुंज मणि। रै से क्या बनेगा? रै से बनेगा आपका राजेंद्र प्रसन्ना, और राजेंद्र से बन जाएगा राजेंद्र कुलकर्णी। तो ये सब नाम हैं जो जाने जाते हैं किसके लिए? बांसुरी के लिए। बांसुरी की अगर हम बात करते हैं तो बांसुरी जो बनी होती है वो बांस की बनी होती है, बैम्बो की बनी होती है। टोटल इसमें होल्स कितने होते हैं? तो सर 6 होते हैं। कितने होते हैं?
6 होते हैं। ठीक है जी, आगे की ओर चलते हैं। आगे है शहनाई। आगे क्या है? शहनाई। तो शहनाई की अगर हम बात करते हैं तो शहनाई देख के आपको क्या दिमाग में आता है? तो दिमाग में एक सॉन्ग आपको आता होगा। कौन सा? तो आपको एक नाम आता होगा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है ना? तो ये वाला सॉन्ग आपके दिमाग में आता होगा। तो शहनाई की अगर हम बात करते हैं, शहनाई का जो आविष्कारक माना जाता है वो माना जाता है किसे? जोसेफ क्रिस्टोफ डेनर को। जो शहनाई का आविष्कारक माना जाता है, इसका जो इन्वेंटर माना जाता है वो माना जाता है जोसेफ क्रिस्टोफ डेनर को। किसे? जोसेफ क्रिस्टोफ डेनर को। ठीक है, शहनाई का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है जी, तो शहनाई की अगर हम बात करते हैं तो शहनाई में नाम पूछा जाता है बिस्मिल्लाह खां जी का। किसका? बिस्मिल्लाह खां जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब वो इंसान हैं जिन्हें भारत के चार बड़े पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, चारों पुरस्कार प्राप्त हैं। किसको? बिस्मिल्लाह खां साहब जी को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब है दया बागेश्वर की। तो बागेश्वर भगवान की दया है, तो सबसे पहले बनेगा, ऐसे बना अली अहमद। ऐसे क्या बनेगा? अली अहमद। ऐसे क्या बनेगा? अली अहमद। फिर वैसे क्या बनेगा? बिस्मिल्लाह खां। क्या बनेगा? बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद है आपका बिस्मिल्लाह खां, है से क्या बनेगा? हुसैन खां। है से क्या बनेगा? हुसैन खां। उसके बाद क्या आया? दया शंकर। क्या बनेगा? दया शंकर। उसके बाद बागेश्वरी, और उसके बाद क्या आएगा? कमर। उसके बाद कमर। तो आपको इसमें मेनली 2 नाम आपको याद रखने हैं, अली अहमद और बिस्मिल्लाह खां। ये नाम एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। शहनाई में आप देखते हो ना, शहनाई में पीछे एक धातु की पीछे वो लगी होती है और आगे लकड़ी की बनी होती है ना आगे, तो शहनाई आप सभी ने देखी होगी, ये सामने है ना। तो शहनाई वादक के रूप में जाना जाता है बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दया शंकर और बागेश्वरी और कमर। ये सब नाम है। तो याद करने के लिए मेरे साथ एक बार शब्द दोहराएंगे, ट्रिक को दोहराएंगे कि अब है दया बागेश्वर की। अब है दया बागेश्वर की। ऐसे बनेगा अली अहमद, ऐसे बनेगा अली अहमद, वैसे बनेगा बिस्मिल्लाह खां, ऐसे बनेगा हाफिज खां, सॉरी हुसैन खां, ऐसे बनेगा हुसैन खां, दैसे बनेगा दया शंकर, दया से बनेगा दया शंकर, बागेश्वर से बनेगा बागेश्वरी, और कैसे बनेगा? कमर। तो ये वाली ट्रिक आपको याद होगी और ये चीज़ें भी आपको याद होंगी। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? सरोद के बारे में। किसके बारे में? सरोद के बारे में। ठीक है भाई, तो ये आप सरोद देख रहे होंगे, और सरोद बनाने की अगर हम बात करते हैं तो सरोद में लकड़ी का उपयोग होता है, और इसके लिए सागौन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सरोद को बनाने में मुख्य रूप से कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है? तो इसको बनाने के लिए सागौन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। किसको? सागौन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है सरोद बनाने में। और यहाँ भी आप देखोगे तो इसमें भी तार होती हैं। इसमें भी क्या होती हैं? तारें होती हैं। इसमें टोटल जो स्ट्रिंग्स होती हैं, इसमें टोटल जो तार होती हैं वो कितनी होती है? तो सर इसमें टोटल जो स्ट्रिंग्स होती है हमारी, टोटल जो तार यूज करते हैं इसमें वो होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8 तार होती हैं इसमें। मुख्य तारें कितनी होती हैं? 8 होती हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो इसको याद करने की अगर मैं ट्रिक बताऊं, इसके जो मुख्य वादक हैं, इसके जो मेन प्लेयर्स हैं, उनकी अगर हम ट्रिक याद करें तो अब हर जमाना, हम हर जमाने को कहेंगे अब हर जमाना, ये सरोद है, सरोद। ठीक है, अब हर जमाना सरोद बजाएगा। अब हर जमाना सरोद बजाएगा। क्या बजाएगा? हर जमाना सरोद बजाएगा। ठीक है जी, तो अब हर जमाना सरोद बजाएगा। इसमें ट्रिक देखेंगे तो ऐसे बनेगा अमजद अली खां। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है, अमजद अली खां को। और अमजद अली खां ही नहीं, अमजद अली खां के 2 बेटे, अमान अली खां और अयान अली खां, ये 2 बेटे हैं किसके? अमजद अली खां के। तो अयान अली खां और अमान अली खां ये दोनों बेटे हैं, और ये भी जाने जाते हैं सरोद वादक के रूप में। किसके रूप में? सरोद वादक के रूप में। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपका बै से बनेगा बुद्धदेव दास गुप्ता। उसके बाद है से बनेगा हफीज खां।
उसके बाद रै से बनेगा राजीव तारानाथ, उसके बाद बनेगा जैसे जरीन दारूवाला, और आपका मैं से बनेगा मुकेश शर्मा। क्या बनेगा? मुकेश शर्मा। तो यहां पर ये सरोद है, सरोद लिख लेना, सरोद। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक नाम और मिसिंग है जो आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इस ऐसे हम लोग 4 नाम बनाएंगे। कितने नाम बनाएंगे? 4। अमजद अली खां और उनके 2 बेटे अमान अली खां, अयान अली खां, और एक ऐसे और बनेगा अली अकबर खां। अली अकबर खां, अली अकबर खां। तो ये भी जाने जाते हैं किसके रूप में? अली अकबर खां भी जाने जाते हैं सरोद वादक के रूप में। किसके रूप में? सरोद वादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है जी। तो अब आप ट्रिक दोहराएंगे मेरे साथ। क्या ट्रिक है भाई? अब हर जमाना सरोद बजाएगा, अब हर जमाना सरोद बजाएगा, अब हर जमाना सरोद बजाएगा। तो सबसे पहले ऐसे हमारे आते हैं 4 नाम, अमजद अली खां, अयान अली खां, अमान अली खां, अली अकबर खां। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है? अब आया बै से बनेगा बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आता है सर आपका है से बनेगा हाफिज खां, है से क्या बनेगा? हाफिज खां। फिर आया रै से बनेगा राजीव तारानाथ। क्या बनेगा? राजीव तारानाथ। उसके बाद क्या आया? आपका जय से बनेगा जरीन दारू वाला। क्या? जरीन दारू वाला। और फिर क्या आया? मैं से बनेगा मुकेश शर्मा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 नाम, अमजद अली खां, अयान अली खां, अली अकबर खां, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको आप लिखते रहना। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो चीज़ यहाँ पे मैं ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल एक प्रयास कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे ये आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, नोट्स की फॉर्म में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही बाकी स्टैटिक जीके की क्लास आपके लिए आती रहेगी मेरे भाई। बस आप लोग अपना प्यार देते रहना, आप लोग शेयर करते रहना इस क्लास को भी। अगर चीज़ें आपको पसंद आए, चीज़ें आपको आसान लगें, अच्छी लगें। आगे चलते हैं। अगला हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका मृदंग। मृदंग ढोलक के जैसा होता है थोड़ा सा, है ना, ढोलक के जैसा होता है मृदंग। और मृदंग की अगर हम बात करते हैं, इसको बनाने के लिए इसमें लकड़ी होती है और 2 तरफ लगे होते हैं आपके जो चमड़ा होता है, चमड़े की बहुत हल्की सी परत लगी होती है। मृदंग की अगर मैं बात करता हूं तो मृदंग मुख्य रूप से जो बनाई जाती है वो कटहल हम लोग खाते हैं ना, तो कटहल की लकड़ी होती है, उसका उपयोग होता है मृदंग को बनाने में। आप लोगों से पूछा जा सकता है मुख्य रूप से मृदंग बनाने में कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है? तो इसकी जो बीच की लकड़ी होती है, बीच की लकड़ी जो होती है मुख्य रूप से वो कटहल की होती है। किसकी होती है? कटहल की होती है। और चमड़ी जो है वो किसी भी जीव की, जानवर की हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है। ठाकुर डॉक्टर हैं, डॉक्टर ठाकुर रंजना की पार्टी। अब डॉक्टर ठाकुर रंजना के घर पे पार्टी है, उन्होंने मृदंग बजाया है, मृदंग बजाने वालों को बुलाया है, मृदंग बजवाया है अपनी पार्टी में। तो डॉक्टर ठाकुर रंजना की पार्टी में मृदंग बजा, ऐसे याद कर लेना। डॉक्टर ठाकुर रंजना की पार्टी में क्या बजा? मृदंग बजा। ठीक है, आप ऐसे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। डॉक्टर ठाकुर रंजना की पार्टी में मृदंग बजा। सबसे पहले आया डॉक्टर जगदीश सिंह, फिर ठाकुर से बनेगा ठाकुर भीष्म सिंह, फिर आएगा रंजना स्वामीनाथन, उसके बाद कैसे बनेगा के शिवारमन, फिर उसके बाद पैसे बनेगा पालघाट और रघु, और फिर बनेगा टी गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठाकुर रंजना की पार्टी में मृदंग बजा, ठाकुर रंजना की पार्टी, डॉक्टर ठाकुर रंजना की पार्टी में मृदंग बजा। तो डा से बनेगा डॉक्टर जगदीश सिंह, और उसके बाद आता है ठाकुर, तो ठाकुर से बनेगा ठाकुर भीष्म सिंह, रंजना से बनेगा रंजना स्वामीनाथन, के से बनेगा के शिवारमन, पै से बनेगा पालघाट और रघु, और टी से बनेगा गोपाल कृष्णन। आगे चलते हैं और आगे हमें पढ़ना है वीणा के बारे में। तो भाई वीणा का इतिहास तो आप सभी को पता ही है कि भाई वीणा जो है हमारा प्राचीन पुराना वाद्य यंत्र है, बहुत पुराना है ना। पुराने इतिहास से हम सरस्वती माँ को देखते हैं, तो सरस्वती माँ के हाथों में वीणा हम लोग देखते हैं।
है ना। इसमें मुख्य तौर से जो इस पे तार होते हैं, इसमें जो तार होते हैं वो 4 होते हैं, 4 और किसी किसी वीणा में 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर से इसमें 4 ही तार का उपयोग होता है वीणा में। इसको लिए हम लोग ट्रिक याद करेंगे, जब सुंदर कृष्ण स्वामी ने वीणा बजाया, ओ माय गॉड, सुंदर कृष्ण स्वामी ने वीणा जो बजाया, वाह वाह आनंद आया, है ना। तो जब सुंदर कृष्ण स्वामी ने वीणा बजाया, इसके लिए जैसे आया जयंती कुमारेश, जैसे क्या बनेगा जयंती कुमारेश, मेरे साथ दोहराएंगे, जब सुंदर कृष्ण स्वामी ने वीणा बजाया तो जैसे क्या बनेगा जयंती कुमारेश। उसके बाद वैसे क्या बनेगा बदरुद्दीन डागर, क्या बनेगा बदरुद्दीन डागर, वैसे क्या बनेगा बदरुद्दीन डागर। उसके बाद आगे चले, सुंदर, सुंदर से बनेगा सुंदरम बालचंद्रन, क्या बनेगा सुंदरम बालचंद्रन। उसके बाद आपका कृष्ण से क्या बनेगा कृष्ण भगव अवतार, ओ माय गॉड। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका वी मतलब वीणा से आपने ले लिया वी दोरो स्वामी, क्या बना वी दोरो स्वामी। उसके बाद आपने एस लिया उसमें, तो एस बालचंद्रन, ये नाम एस आपको लास्ट में जोड़ देना है ऐसे ही, ठीक है, एस बालचंद्रन। तो ये सब नाम हैं जो जाने जाते हैं वीणा के लिए, किसके लिए वीणा प्लेयर के रूप में। इनको आप लोग नोट डाउन भी करते रहना, नोट्स बनाते रहना। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज मैंने ये वाली ट्रिक आपको समझाई है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी ट्रिक आपको मैंने समझाई है, इसको मैंने डिटेल में को आपको बताया है। अब एक चैप्टर और मैं यहाँ पे उठा के चलूंगा, एक पार्ट और उठा के चलूंगा। जैसे कि मान लेते हैं मैं क्लासिकल डांस के बारे में एक क्लास और लेता हूँ, एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा क्लासिकल डांस और उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। उसके बाद जब ये 2 पार्ट हो जाएंगे ना आपके, एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और दूसरा जो आपके क्लासिकल डांस हैं उनके बारे में। तो उसके बाद हम लोग आएंगे प्रैक्टिस पार्ट पर। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आपका आरआरबी का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में इन 2 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर सहित, वहां पे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको जानना भी जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि वो एग्जाम में आता कैसे है ना। तो सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे। अभी इस चैप्टर के पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे क्लासिकल डांस का, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे हम लोग पढ़ेंगे वायलिन के बारे में। किसके बारे में वायलिन के बारे में। तो वायलिन आप लोग जानते ही हैं, है ना, वायलिन के बारे में। तो वायलिन की अगर हम बात करते हैं, इसको याद करने के लिए एक वैद्य हैं डॉक्टर संगीता, और उनके घर मतलब उन्होंने किसी का अच्छे तरीके से इलाज किया, वैद्य डॉक्टर संगीता हैं, उन्होंने किसी का अच्छे तरीके से इलाज किया और उनका नाम था उनका मोहनलाल सुब्रमण्यम। तो मोहनलाल सुब्रमण्यम जब खुश हो गए वैद्य डॉक्टर संगीता से, तो उन्होंने उनके घर क्या लगवा दिया टीवी लगवाया, क्या लगवा दिया टीवी लगवाया। तो हम याद करेंगे ट्रिक, वैद्य डॉक्टर संगीता के टीवी मोहनलाल सुब्रमण्यम ने लगवाया। यह है हमारी ट्रिक किसकी वायलिन वादकों की। जो वायलिन वादक हैं उसमें हम लोग याद रखेंगे वैद्य डॉक्टर संगीता के टीवी किसने लगवाया मोहनलाल सुब्रमण्यम ने लगवाया। तो सबसे पहले बनेगा वैद्यनाथ, उसके बाद डॉक्टर एन राजन, क्या बनेगा डॉक्टर एन राजन, फिर संगीता राजन, फिर उसके बाद आता है कैसे बनेगा कुन्नाकुड़ी, क्या बनेगा कुन्नाकुड़ी। उसके बाद आएगा टी एन कृष्णन, उसके बाद बी से बनेगा विष्णु गोविंद जोग, उसके बाद मोहनलाल मोहन चंद्रशेखर, उसके बाद लय से बनेगा लालगुड़ी, और उसके बाद आता है सुब्रमण्यम, उसके बाद सुब्रमण्यम। वेदनाथ डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुन्नाकुड़ी, टी एन कृष्णन, उसके बाद विष्णु गोविंद जोग, मोहन चंद्रशेखर, लालगुड़ी और सुब्रमण्यम। ये सब आपके हैं जो प्रसिद्ध वायलिन वादक के रूप में जाने जाते हैं। इसी में एक आता है आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला संतूर। संतूर जो होता है, संतूर लकड़ी का बना होता है, और संतूर जो होता है ये जो आपका चतुर्भुज की तरह होता है।
क्वाड्रिलेटरल की तरह होता है, एक चतुर्भुज की तरह होता है। और इस चतुर्भुज के अंदर इसमें लगी होती है बहुत सारी तारें, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। तो नॉर्मल जो आपका संतूर होता है उसमें टोटल स्ट्रिंग्स होती हैं 72 होती हैं। लिख लेना इसको, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संतूर में जो मुख्य तौर पर जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो मुख्य तौर पर इसमें जो तारें होती हैं वो कितनी होती हैं? तो आप कहोगे सर 72 होती हैं। लेकिन भारतीय जो भारत में संतूर होते हैं उसमें तारें कितनी होती हैं लगभग? तो सर वो होती हैं 100। कितनी होती हैं? 100। ये संतूर जो है ना, संतूर जाना जाता है कश्मीर के लिए। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो मतलब अगर कोई उनके लिए एक संगीत यंत्र है ना, वो संतूर है। तो जो जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक संगीत यंत्र आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक संगीत यंत्र कौन सा है, तो उसका आंसर होना चाहिए संतूर। क्या आंसर होगा? संतूर। वो लोग जो भक्ति करते हैं ना भगवान की, अल्लाह की जो भक्ति है, राग है, संतूर का उपयोग करते हैं उसमें, है ना। तो भक्ति भाव के लिए संतूर का उपयोग किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नाम जाना जाता है शिव कुमार शर्मा जी का। शिव कुमार शर्मा जी और इनके बेटे थे राहुल शर्मा। शिव कुमार शर्मा और इनके बेटे थे राहुल शर्मा। तो इन दोनों का नाम, और साथ में भजन सोपोरी। तो ये सब जाने जाते हैं किसके लिए? संतूर वादक के रूप में। किसके रूप में? संतूर वादक के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें आपको याद रखनी है। भजन सापोरी, राहुल शर्मा और कौन? शिव कुमार शर्मा। ये जाने जाते हैं किसके रूप में? संतूर वादक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना था, ये मैंने आपको पढ़ाया। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर के जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनको ढूंढो और लगा दो। लगभग 100 तो नहीं, 95% उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से लगा सकते हो। आसानी से सारे क्वेश्चन लगाते चले जाओगे आप, क्योंकि ट्रिक मैंने आपको समझाई है और ट्रिक आपको याद होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतने सारी ही चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी जो डिटेल वाली बात थी, जो जो चीज़ें मैंने आपको समझानी थी समझा दी। ये जो आपका संतूर है, संतूर आपका क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है, चतुर्भुज के रूप में होता है। 72 तारें नॉर्मल होती हैं, लेकिन भारत का जो संतूर है उसमें लगभग 100 तारें होती हैं। जम्मू और कश्मीर में ये प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सभी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उसकी सारी जितनी पॉसिबिलिटी मैंने सब आपको यहाँ पे ट्रिक के द्वारा समझाई है। होप करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें और अपने माता पिता की जो एक उम्मीद है उस पर खरे उतरें। और बस मैं ये आप लोगों से कहूँगा, क्लास को लाइक शेयर करते रहें। भारत माता की जय।